जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लूसेंट समान अध्ययन का हिस्ट्री देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत को जो पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि प्राचीन भारत किस स्रोत से लिखा गया है उसके बारे में देखेंगे। दोस्त अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे एसएससी है, रेलवे है, स्टेट एग्ज़ाम में ग्रुप डी के से लेकर के पीसीएस प्रीलिम्स तक के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास क्या है और इसके जनक कौन है, इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए। इससे हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीका डेवलप होगा, अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास क्या है दोस्त? इतिहास जो है हिस्ट्री से इंग्लिश में कहते हैं, जो ये सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो आज की दुनिया को विकसित होने और वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। यहाँ पे 3 टर्म का यूज हुआ है। सामाजिक विज्ञान की शाखा है, इतिहास जो है वो सामाजिक विज्ञान की शाखा है, यानी कि जो हमारे सोशल से रिलेटेड ये चीज़ें हैं उसी का एक शाखा है। इसके अंतर्गत भूगोल है और नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उसी का पार्ट इतिहास भी है। और अंतर क्या है अन्य सब्जेक्टों में? अन्य सब्जेक्ट जो हैं वो वर्तमान को बताते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है इतिहास जो अतीत को बताता है, वर्तमान के पहले की चीज़ों को बताता है। आज की दुनिया को विकसित होने के बारे में बताता है कि आज हम जिस दुनिया में हैं ये हमेशा ऐसा नहीं था, इसका एक डेवलपमेंट प्रोसेस रहा है, उसके बारे में ये बताता है। वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है, यानी कि आज का जो प्रेजेंट है उससे के पीछे क्या क्या हुआ है इसके बारे में बताता है। जो आज हमारे पास ये दुनिया दिखाई देती है उससे पहले की चीज़ें ये कैसे यहाँ तक पहुँची इसके बारे में बताता है। इसके जो जनक हैं दोस्त वो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें इतिहास को, ये चीज़ें जब हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, हम अतीत को क्यों देखें, हम अपने पास्ट को क्यों देखें? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो दोस्त इतिहास सिर्फ अतीत को समझने में नहीं बल्कि हमारे अंदर कौशल और योग्यता को विकसित करने में भी मदद करती है। इतिहास सिर्फ हमें अतीत के बारे में नहीं बताता बल्कि हमारे अंदर जो कौशल है और एक कौशल और एक योग्यता को भी डेवलप करता है। तो एक ऐसी योग्यता है जैसे दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने के लिए नए तरीकों को सीखना पड़ता है, दिमाग खोलना पड़ता है, वर्तमान की दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। तो दोस्त जैसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री को देखना है, एंशिएंट के समय में एक अलग दुनिया थी जहाँ पे आग नहीं था, कृषि नहीं थी, सड़कें नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं थी। तो आप यहाँ से ये जो वर्तमान की दुनिया जहाँ सब कुछ चीज़ें हैं इसे हम निकल करके एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है कि उस दुनिया में लोग कैसे कैसे रहते थे। तो एक अलग सी चीज़ें, कौशल और कुछ योग्यता हमारे अंदर डेवलप करता है। अगला टॉपिक है हमारा वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ। जो हमारा आज का वर्तमान है इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया है। दोस्त आज जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं ये हमेशा ऐसा नहीं था। आज जैसे राजनीति देख लीजिए, जिस तरह से राजनीति होती है, सुप्रीम कोर्ट है, विधायिका है, कार्यपालिका है, अर्थतंत्र देखिए इतना डेवलप हो चुका है कि हमारी जो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। समाज में इस तरह की जो इक्वलिटी है, स्वतंत्रता जैसी चीज़ों को मांग किया जाता है, भेदभाव का विरोध किया जाता है। तो ये चीज़ एकाएक डेवलप नहीं हुआ है। इसको जो हमारे अतीत ने जो इस वर्तमान तक पहुंचाया है उसके बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्त इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं बताता, ये आज के बारे में भी बताता है। सिर्फ इतिहास पूर्व नहीं है, पास्ट जो भूत बीत चुका है वही नहीं है, ये आज के भी बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज की दुनिया जो बनाने वाले, आज के हमसे पहले ही तो लोग आए थे जो दुनिया को बनाए, हमारे पूर्वज जो हैं वो आज की दुनिया को बनाए हैं। तो आज की दुनिया जो बनाने वालों के जीवन में दुख सुख समस्याओं को जूझने की कोशिश और उनकी जो खोज और आविष्कार का वर्तमान में सीख करके हम भविष्य को आसान और बेहतर दिशा दे सकते हैं। दोस्त आज की जो दुनिया हमारे सामने है, ऐसा नहीं कि उनके सामने जो लोगों ने बनाया, हमारे पूर्वज जो हमारे अतीत थे उनके साथ बहुत समस्याएं आई हैं। जैसे आज हमारे साथ समस्याएं आती हैं तो उनके साथ भी ये समस्याएं आती थी। तो हमें उन समस्याओं को उन लोगों ने जूझा है, कैसे जूझ करके आज यहाँ तक पहुँचाया है, इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं इतिहास से। तो एक अपना एक बेस्ट भविष्य, बेस्ट फ्यूचर हम दे सकते हैं इतिहास को पढ़ करके। आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे धीरे धीरे बदलावों का परिणाम है। ये जो एकाएक आज जो दुनिया हम देखते हैं एकाएक नहीं बन गई है, पहले धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू ये बनती आई है, आज यहाँ तक पहुँचा है। जैसे हम देखें कृषि में दोस्त पहले खेती बाड़ी था ही नहीं, लोग शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, खेती के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो आज देखिए बड़े पैमाने पे हम अनाज को उत्पादन करते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। तो वहाँ एक समय था इसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, उसका एक धीरे धीरे प्रोसेस आज देखिए हरित क्रांति के बाद हरित क्रांति आई और हम
फूड सरप्लस कंट्री बने हैं। तो ये एक धीरे धीरे प्रोसेस डेवलप हुआ है। लोग कुछ नहीं जानते थे, आज हमारे पास इतना सब कुछ है। और उसके बाद देखें पशुपालन सब कुछ जंगली जानवर थे, जंगली जीव थे, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको अपने पास बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, अपने पास उनको स्थान दिया। और आज देखते हैं हम घरों घरों में जो गाय भैंसे हैं, लोग कुत्तों का पालन करते हैं। सबसे पहले कुत्तों का पालन एंशिएंट में किया गया है। तो एक धीरे धीरे जो प्रोसेस डेवलप हो गया आज यहाँ तक आया है, उसका एक धीरे धीरे बदलाव का परिणाम है दोस्त। निर्माण में देखें तो पहले सड़कें नहीं थी, फिर भी लोग दूर दूर की यात्रा करते थे। आज देखिए सड़कें हैं, हवाई जहाज़ हैं, रेल हैं, पहले कुछ नहीं था। लोग दूर दूर तक यात्रा पैदल पैदल करते थे, बैलगाड़ियों से करते थे। तो आगे देखें तो सेवा दोस्त, पहले भी लोग सेवा करते थे, जैसे राजाओं के यहाँ सेवक करते थे, अपने से बड़े लोगों के यहाँ सेवा करते थे। यहाँ तक कि जो हमारा वर्ण विभाजन है, जाति विभाजन है, इसमें जो शूद्र होते थे वो शूद्र और वैसे जो है कि वो ब्राह्मणों और राजपूतों के यहाँ जाके क्षत्रियों के यहाँ अपना सेवा देते थे। लेकिन आज देखिए चेंज हो चुका है, आज ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी आज अपने लोग सेवा जो है कि सरकार को देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो एक धीरे धीरे बदलाव का परिणाम है, एकाएक नहीं आ गया है। इतिहास से पढ़ने में ये सब हमें जानकारियाँ होती हैं। इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानी, महान लोगों की जीवनी, राजनीति घटनाओं के बारे में नहीं है, और बल्कि ये हमारे आज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। जो आज हमारे साथ डेवलप हो रहा है ये हर चीज़ के बारे में है। ये क्योंकि ये पहले भी हो रहा था। सिर्फ हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं, ये राजा हुए, मौर्य हुए, फिर मौर्योत्तर शासक हुए, फिर उसके बाद गुप्त आए, फिर उसके बाद मुग़ल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। तो हम सिर्फ राजाओं की कहानी पढ़ते हैं। इसके अलावा भी दोस्त वहाँ पे सामान्य पुरुष थे, स्त्रियाँ थीं, पुरुष थे, बच्चे थे, उनके क्रियाकलाप अलग अलग थे। जैसे आज जो है कि बच्चे खेलते हैं, उस समय भी खेलते रहे होंगे, उस समय भी स्त्रियाँ पुरुष रहे होंगे। तो एक जो राजाओं को कर देते थे, उनका सहयोग करते थे, उस समय भी तीर्थयात्री थे, संत रहते थे, इमारतें और चित्र का प्रयोग हुआ। जैसे भीमबेटका में देख लीजिए, उस समय लोग चित्र बनाते थे, इमारतों को बनाते थे। जैसे मौर्य जो हैं वो देखिए सांची का स्तूप जैसे बनाया है, आज भी बहुत फेमस है। और आगे देखें ताजमहल आज 7 अजूबों में से एक है। तो इन सब चीज़ों का पहले भी प्रयोग होता था, आज भी इन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। देखिए विश्वास एकाएक नहीं हो गया है, धर्म विश्वास संत देखिए महात्मा बुद्ध हो गए, जैन हो गए, उसके बाद इस्लाम धर्म आता है। तो ये सब चीज़ों पहले भी थी, आज भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही था। इसका जो है कि बेस कहाँ पर है, ये एंशिएंट में। इस सब चीज़ों को हम एंशिएंट में सीखते हैं। तो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है इतिहास। तो हम इसके बारे में अगला टॉपिक देखते हैं कि इतिहासकार जो है अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, इसके बारे में ये लोग कैसे जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वो जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। जासूसों की तरह इतिहासकार जासूसों की तरह काम करते हैं। जैसे आप वो एक CID एपिसोड आता है, उसमें कहता है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है दया, ये हमें कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, हमें कुछ और बताना चाहते हैं। तो इसी तरह जो इतिहासकार थे उन्होंने भी जो छोड़े गए सुराग, छोड़े गए चिन्ह हैं, उनसे जूझे हैं, उनसे निकलवाए हैं। इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके बारे में उन्होंने जूझ करके उससे निकलवाया है। जैसे वो क्या क्या छोड़े गए अवशेष हैं, सुराग हैं, जैसे पत्थर के औजार हैं, पौधों के अवशेष हैं, हड्डियां हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं, उपकरण हैं, लिखित सामग्री है, चित्र है, अभिलेख है, सिक्के हैं, इमारतें हैं, मूर्तियां हैं। तो अलग अलग जो पत्थर थे उनसे पत्थर से उन्होंने जूझा है, उन्होंने देखा नहीं पत्थर क्या संकेत दे रहे हैं, पौधों का ये अवशेष यहाँ पे क्यों है। अलग अलग किताबें हैं, अभिलेख हैं, उनसे उन्होंने जूझा है। वैदिक किताबें हैं, इंडिका है मौर्यकालीन का, राजतरंगिणी है, फिर उसके बाद आगे आएंगे तो गुप्तों में कई सारी किताबें लिखी गई हैं, मध्यकालीन इतिहास में कई किताबें लिखी गई हैं। और जो आधुनिक काल में आएंगे तो अंग्रेज़ों द्वारा कई जो अवशेष हैं उनके, जैसे पत्र हो गए और चिट्ठियाँ हो गई, और उन्होंने जो नियम प्रशासन पढ़े हैं, लिखे हैं, उन सबको वो पढ़े हैं, जूझे हैं, उन सब से इन अर्थों को निकलवा करके तब जो है इतिहास का एक रूप दिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है इतिहास। तो इस तरह से हमने इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखा कि इतिहास क्या है, इसके जनक कौन है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास को कैसे लिखा गया है, कैसे उन्होंने अतीत के बारे में जाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लुसेंट का जो पहला टॉपिक है हमारे भारत के बारे में। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान एक उप महाद्वीप है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान दोस्तों आज के हमारे भारत का ही नाम है। और इसमें पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आता था, और ये अपने आप में उप महाद्वीप है। उप महाद्वीप की बात करें, उप महाद्वीप क्यों है, क्योंकि ये जो हिमालय है इसको एक अलग ही स्ट्रक्चर प्रदान करने के कारण इसको एक उप महाद्वीप कहते हैं। और इसमें दोस्तों
अपने यहाँ भारत में बात करें तो इसमें हिमालय से लेकर के ये दक्षिण में जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है, पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में ये गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है। और जो इंडिया है दोस्तों, ये इंडिया या हिंदुस्तान की बात करें तो ये सिंधु या इंडस नदी से, जो इंडस नदी है उससे निकला है। ये इसके पीछे इतिहास है दोस्त। ये जो 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहते थे। कहीं कहीं दोस्तों हिंदू भी मिलता है, इसको हिंदू नदी कहते थे सिंधु को, इसे हिंदोस या इंदोस का कहते थे वो लोग। ईरानी इसे हिंदोस कहते थे और यूनानी इसे इंदोस कहते थे सिंधु नदी के नाम पे। और इस नदी के जो पूर्व में रहने वाले हैं, जो भूमि प्रदेश है, उसको हिंदुस्तान या इंडिया कहते थे। जो ईरानी थे वो सिंधु नदी को हिंदोस या हिंदू कहते थे, और जो भूमि प्रदेश है उसको हिंदुस्तान कहते थे। और यूनानी जो थे दोस्त उसे इंडस या इंदोस कहते थे, और इस जो प्रदेश है उसको, जो भूमि है उसको इंडिया कहते थे। हमारे देश का नाम दोस्त भारत कैसे पड़ा, तो ये भारत शब्द दोस्तों ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। एक समूह था जो उत्तर पश्चिम में रहता था, उसके लिए भरत शब्द का यूज करते थे। जैसे आपने वो पढ़ा होगा, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। उन्हीं का पुत्र था भरत, उनके नाम पे ये भारत पड़ा है। भरत दोस्तों, आप पिछली कक्षाओं में आप 10 या 12 में था, उसमें वो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन रहे थे, तो ये वही भरत हैं जिनके नाम पे आगे चल करके हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, जो बाद में दोस्तों इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। तो इस तरह से हमारे देश का नाम दोस्तों इंडिया, हिंदुस्तान, भारत पड़ा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। इसका बहुत यूज होता है पूरे प्राचीन काल में, तो इसमें इसे बीसी या एडी भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं, जैसे आप नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर और वास्तविक नंबर पढ़ते हैं, एक पूर्णांक नंबर भी आप पढ़ते हैं, इंटीजर जिसे कहते हैं। तो इंटीजर की लाइन क्या होती है, वो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक के बीच की संख्या को जो इंटीजर कहते हैं। तो उसमें जीरो बीच में होता है, और जीरो से जो पॉजिटिव संख्या है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो निगेटिव होते हैं उसे निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक -4 है और -2 है, यानी कि पहले -1 आता है फिर -4 आता है। इसी तरह से दोस्त BC AD भी है। यहाँ पे आप ईसा मसीह का जन्म होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ईसा मसीह का जन्म होता है। पूरा जो सन था, जो विद्वान थे उन्होंने इसको डिवाइड कैसे किया है, तो इन्होंने पूरे सन को कह दिया कि जब ईसा मसीह का जन्म होता है उसको हम 0 मानेंगे, तो इन्होंने इसको 0 मान लिया। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है 0 ईस्वी में। इस 0 को जैसे वहाँ पे 0 इंटीजर भी है और इंटीजर भी नहीं है, ना वो दोनों में पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंटीजर है। तो इसी तरह से यहाँ पे 0 जो है वो BC में भी है, AD में भी है। तो यहाँ पे इन्होंने 0 को न्यूट्रल रख दिया कि हम मानेंगे इनके जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से, इसको 0 कर देंगे। इसके पहले जो है उसको हम BC कहेंगे, यानी कि ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा से पहले का समय था। और इसके बाद का जो समय होगा उसे हम AD कहेंगे, यानी कि ईस्वी कहेंगे, ईस्वी के बाद का समय है। तो इसी तरह बात करें BC मतलब बिफोर क्राइस्ट इसे कहते हैं। BC जो का उसका फुल फॉर्म है उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी कि जीसस के पहले, जो ईसा मसीह थे उसके पहले के जो समय था उसे BC कहते हैं। और इसको जो है AD जो है, जो एना डोमिन कहते हैं। AD का जो फुल फॉर्म होता है वो एना डोमिन होता है, वो जो है कि बुद्ध के ईसा मसीह के बाद का समय है। जो पहले का समय BC और बाद का समय AD हो जाता है। यहाँ पर जो समय है वो जो इसके जितने करीब है, 500 पहले आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 1500 आएगा, फिर 2000, यानी 2000 भी बहुत बाद में पहले आया था, उसके बाद ये 500 आया है। उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, इधर उल्टा होता है और इधर सीधा होता है। जैसे इधर हम 500, 1000, 1500, 2000 देखते हैं, उधर क्या होता है, अगर हम बात करें 500 और 1000 की, 500 और 1000 की, तो 1000 जो है ये पुराना समय है और 500 ये नया समय है। उम्मीद है कि आप इसको समझ सके होंगे। हम आगे देखते हैं दोस्तों। इतिहास को हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत ही बड़ा है, तो उसको जब अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम अलग अलग पार्ट को पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। इतिहास को आप जितना डिवाइड करके पढ़ेंगे उतने ही आपको आराम से आएगा। इसीलिए हमने एक डिवाइड और टाइम पीरियड से इसे डिवाइड किया है। अगर आप इसको डिवाइड करने या इस तरह से लिखने बैठेंगे दोस्त, कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। इसलिए हम आपको उस समय को बचाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने इसमें अलग से चार्ट जोड़ा है। इसको खुद मैंने लिखा है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग रहा था, इसको हमने अलग से लिखा है। तो
तो आपको अच्छा आसानी से समझ में आए, इसलिए हमने इसमें इसको डिवाइड के साथ साथ इसमें टाइमलाइन भी डाला इसमें, जो आपको समझने में आसानी रहेगा और आपको एग्जाम में भी यहाँ से जो भी फैक्ट आते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो आप इसको अलग से बना लीजिए, क्योंकि ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा और ये आपको बहुत ही आसान कर देगा। आपको एक पूरा खाका इसमें हमने बनाया है, पूरे जो है कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल आधुनिक भारत तक का हमने एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिया है। तो इसको हम देख लेते हैं। भारतीय इतिहास को दोस्तों ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो यहाँ पे इतिहास को देख लेते हैं। ये पूरे इतिहास को दोस्तों 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 तक जो है कि इसको माना जाता है। और प्राचीन इसी को अलग अलग डिवाइड किया गया है 3 भाग में। तो यहाँ पे 20 लाख BC से लेकर के 1206 ईस्वी तक प्राचीन भारत को माना जाता है, गुलाम वंश की स्थापना तक। और उसके बाद मध्यकालीन भारत को गुलाम वंश की स्थापना से लेकर के जो प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों की स्थापना होती है, वहाँ तक मध्यकालीन इतिहास है। और उसके बाद 1757 से प्लासी के युद्ध से लेकर के स्वतंत्रता जो है कि मिलने तक ये आधुनिक काल, इसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर देते हैं। अब प्राचीन भारत को दोस्तों बात करें तो इसको कई भागों में बांट देते हैं। ये जितना डिवाइड करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्राचीन भारत को देख लेते हैं। ये पाषाण काल में बांट देते हैं इसको। पाषाण काल 20 लाख से 600 BC तक ये चला है, 6000 BC तक। उसके बाद हड़प्पा काल आता है, फिर वैदिक काल आता है, महाजनपद है, फिर मगध उत्कर्ष होता है। उसी के समय बौद्ध और जैन पैरेलल में चल रहे थे। उसके बाद मौर्य काल आता है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण करता है। फिर मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें शुंग होते हैं और शुंग सातवाहन जैसे शासकों होते हैं। और उसके बाद कुछ विदेशी शासक जैसे हिंद हो गए, शक हो गए, पहला कुशाण, वो इसी के समय में आते हैं। और उसके बाद गुप्त काल आता है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे बड़े बड़े शासक हुए हैं। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर युग आता है। गुप्तोत्तर युग में जैसे देखेंगे तो राजपूत शासक हुए हैं और पुष्पभूति वंश हो गया, वाकाटक शासक हो गए। और दक्षिण में भी कुछ शासन होते हैं जो 200 BC 200 ईसा पूर्व से लेकर के वो 13वीं सदी तक चला है। तो उसमें जैसे चोल शासक हैं, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल। ये चोल जो थे, चोल, चेर, पांड्य, ये 200 BC के आसपास शासन करने लगे थे। और होयसल दोस्तों ये 13वीं सदी में यानी कि 1200 के आसपास ये शासन कर रहे थे देश पे। तो इस तरह से आप चीज़ों को जितना डिवाइड करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये टाइमलाइन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो इसको आप रटना नहीं है, एक आप संदर्भ के तौर पे आप जानते रहिए कि हाँ ऐसा हुआ था इस समय में। तो ये आपको समझने में थोड़ा सा आसान कर देगा। पहले आप इन सब चीज़ों को जान लीजिए, बिना टाइम के पढ़िए, फिर उसके बाद आ जाए तो अच्छे से, फिर उसके बाद टाइम के साथ पढ़ सकते हैं। अब हम मध्यकालीन को देख लेते हैं। मध्यकालीन को दोस्तों ये 1206 से लेकर के 1757 तक, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना से लेकर के प्लासी के युद्ध तक हम मध्यकालीन मानते हैं इसको। और इसमें दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश है, लोधी वंश आते हैं। तो इसमें ये 1206 से लेकर के ये 1526 तक, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर जब स्थापना करता है मुगल वंश का, तब तक ये दिल्ली सल्तनत माना जाता है इसको। आगे विजयनगर और बहमनी इसी के पैरेलल में स्टार्ट हुए थे। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। और 1556 में दोस्तों ये तलिकोटा के युद्ध में, जिसमें राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया था। और बहमनी इसके आगे तक चला था, क्योंकि बहमनियों ने मिल करके विजयनगर को हराया था, तो इसको बहमनी कुछ आगे तक चला था। तो ये कोई बहुत लक्ष्मण रेखा नहीं है, एक मोटा मोटा डेटा दे रहा है कि हाँ इस समय तक इन्होंने शासन किया है। इसके कुछ ही समय बाद बहमनी भी खत्म हो गए थे और ये मुगल शासन में विलीन हो गए थे। आगे आता है मुगल काल दोस्तों 1526, यानी कि बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है उसके बाद से उसने मुगल वंश की स्थापना करता है ये। और ये 1757 तक चलता है, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय तक ये मुगल काल का वर्चस्व तक कह सकते हैं। फिर उसके बाद भी मुगल वंश चला है, लेकिन उनकी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी और भी कई पैरेलल में उनके जो साम्राज्य था टूट करके अलग अलग शासक निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग साम्राज्य। तो इसमें बाबर पहले देख लेते हैं, फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। फिर उसके बाद कुछ अन्य मुगल शासक हुए हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर तक चलते आए हैं। तो उसके बाद कुछ जो है कि क्षेत्रीय और प्रांतीय शक्तियाँ थीं, इनके पैरेलल में, मुगल के पैरेलल में थी। और उसके बाद टूटने के बाद भी 1707 में बनी थी। और क्षेत्रीय शक्तियों की बात करें तो ये 1206, यानी कि शुरू में मध्यकालीन से लेकर के और आखिरी तक पूरे मध्यकालीन में 1757 प्लासी के युद्ध तक दोस्तों ये कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं। कुछ समानांतर चल रही थीं, जैसे जौनपुर में दोस्तों ये शायद खिलजी के समय ही जौनपुर का निर्माण कर लिया था। और उसके बाद कश्मीर है, इसी के पैरेलल में चल रहा था। बंगाल हो गया, मालवा हो गया, मेवाड़ हो गया,
तो ये कुछ शक्तियाँ जब पैरेलल चल रही थी, और कुछ शक्तियाँ जब वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद से अपने आप को ताकतवर कर लेती हैं। जैसे बंगाल हो गया, तो पहले बंगाल जो है वो मुग़लों का जो है कि प्रांत होता था, उसके अंडर में शासन करते थे। जब औरंगजेब मरा तो इसने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र स्थापित कर लिया। जैसे इसमें देखेंगे कुछ और जो 1707 में राज्य बनते हैं, उसको टूटने के बाद मुग़ल को कुछ उसी के शासक थे, उसी के जो सूबेदार थे, उसी के प्रांत जो अधिकारी थे, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। कुछ और नए शासक थे, जैसे सिख जो हैं ये कभी मुग़ल के अंडर में नहीं थे, इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, जिसमें राजा रणजीत सिंह थे, जो सिख को जो कि एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य निर्माण किया था। उसके बाद राजपूत थे, राजपूतों ने अलग, ये मुग़ल के अंडर में शासन करते थे, कुछ स्वतंत्र भी थे, तो ये बाद में अपने आप को स्वतंत्र साबित कर लेते हैं। फिर अवध हो गया, फिर बंगाल है, मराठा, और ये मराठे भी दोस्तों पहले मुग़ल साम्राज्य में ये अपनी सेवाएं देते थे। बाद में जब वो कमज़ोर हुआ तो अपने आप में ये शिवाजी ने बहुत ही बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया था। और उसके बाद मैसूर कभी भी जो है कि ये मुग़लों का पार्ट नहीं था, और इसमें टीपू और हैदर अली जो थे ये मैसूर शासक थे। और उसके बाद एक कर्नाटक और हैदराबाद, ये जो है कि मुग़लों को टूटने के बाद बनते हैं। तो इस तरह से आप जितना डिवाइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप ये खाका बना के अपने सामने रख सकते हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं कि प्राचीन काल में कौन कौन से शासक हैं, अपने सामने ऐसे रख के पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल में इसका संस्थापक कौन था, और इसका जो है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, और ये कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन से काम किए, आप अपने से जो है ना चिंतन कर सकते हैं। आते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक थे, अपने से कुछ चीज़ें आँख बंद करके देख सकते हैं। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक था, सैयद था, लोधी था। गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था, खिलजी वंश का कौन कौन शासक थे, इसकी स्थापना किसने किया था, किसने जो है कि दिल्ली से दौलताबाद जो है कि राजधानी ले गया, मोहम्मद बिन तुगलक। इन सब चीज़ों को आप बैठ के देख सकते हैं। बाबर ने कौन कौन सा निर्माण किया था, हुमायूं और अकबर ने क्या बनवाया था, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, कैसे शासन करते थे, और जौनपुर में या बंगाल के कौन कौन से शासक थे, प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था। इन सब चीज़ों को आप बैठ के इसी खाका से सब कुछ पूरा इतिहास को ऐसे बैठ के आराम से देख सकते हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। और हम आधुनिक भारत को देख लेते हैं, तो इस डेटा को दोस्त बना लेंगे तो बहुत ही चीज़ें आपके पास एक मोटा पूरा खाका तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आधुनिक काल की बात करें दोस्तों, ये प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, 1757 से देश की स्वतंत्रता तक ये आधुनिक काल है। इसको आप अलग अलग टाइम काल में डिवाइड कर सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन दोस्तों ये 1498 में पुर्तगाली पहले आए थे, 1498 से लेकर के 1664 में फ्रांसीसी आए थे, तो वहाँ तक ये यूरोपियों का आगमन काल माना जाता है। और अंग्रेजों का भारतीय राज्यों पर अधिकार, धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे यूरोपीय जो देश आए थे उनको भगा दिया। यूरोपीय जो आए थे अपने आप को बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया, और अलग अलग जो कि राज्यों को हरा करके, जैसे उसमें बंगाल हो गया, बंगाल पे इसने पहला विजय किया था, प्लासी की युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद उसने हैदराबाद को हराया है, कर्नाटक को हराया, मैसूर में हैदर अली टीपू थे, इनको हराया, मराठा में शिवाजी, पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, अष्टप्रधान शिवाजी का जो है कि मराठों का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और पंजाब होता है, राजा रणजीत सिंह को जो है कि अपने अंडर में कर लेता है, उसको साम्राज्य को। अवध को भी कुशासन के आधार पे उसने जो है कि अपने अंडर में कर लेता है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर कुछ इसी के पैरेलल में शुरू से ही इतनी कठोर नीतियाँ थीं, तो वहाँ पे जनजातियों ने इसका विरोध किया था। जनजातीय विद्रोह होता है, किसान विद्रोह होता है। आगे देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन। ब्रिटिश जब बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिया तो उसका प्रशासन कैसे करना है, वो कैसे प्रशासित करते थे, क्या क्या उन्होंने काम किया है, इसमें पढ़ते हैं। तो कुछ उसी समय पैरेलल में धीरे धीरे हमारे जो असंतोष था हमारे भारत में, उसके जो है कि वो डेवलप होने लगा था। तो हमारे भारतीयों ने इसका विरोध किया, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया है धीरे धीरे, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसे देखते हैं। ये 1857 से लेकर के ये 1947 तक अपना उग्र रूप धारण करता है और अंततः देश को आज़ाद करवाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1857 से 1947 ईस्वी तक चला है। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट INM हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इसमें 1857 की क्रांति हो जाएगी, जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और आगे देखेंगे कुछ असंगठित काल थे, जिसमें छोटे छोटे संगठन को बना करके, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन हो गया और मद्रास एसोसिएशन हो गया, तो उनकी बातें बहुत बड़े पैमाने पे नहीं सुनी जाती थी। तो बाद में संगठित काल, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कांग्रेस बना था, उसके बाद जो है कि ये संगठित काल माना जाता है। एक व्यवस्थित रूप से, एक क्रमबद्ध तरीके से देश को आज़ाद करवाया गया। तो उसमें कांग्रेस के गठन के बाद से चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे बदलने लगी थी।
तो जैसे कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, ए हुम उसके जो महासचिव थे, डब्ल्यू सी बनर्जी उसके, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। और उसके बाद उदारवादी काल चलता है 1885 से लेकर के 1905 में, इसमें दादा भाई नौरोजी थे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ बड़े बड़े जो लीडर थे उस समय, वो उदारवादी स्टेज मानते हैं इसको। धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। वहीं उग्रवादी थे, उग्रवादी ये 1905 से लेकर के 1915 तक चला। क्रांतिकारी दोस्तों ये 1915 से लेकर के देश आज़ाद होने तक चला है। तो उग्रवादियों में जैसे लाल पाल बाल जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक तरीके में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे ये धीरे धीरे मानने वाले नहीं, अंग्रेज जैसे आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ हम अलग तरीका अपनाएंगे। और उसका उग्र रूप अपनाए क्रांतिकारियों ने, जिसमें हमारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो सोमनाथ लाहिड़ी हैं और सूर्य सेन हो गए, और इस टाइप के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी अपने तरीके से देश को आज़ाद करवाया। उसके बाद प्रवेश होता है एक महान पुरुष का, गांधी जी का। ये इसे गांधी काल ही माना जाता है। उन्होंने एक देश को एक अलग ही रूप दिया, एक अलग ही स्वतंत्रता को एक अलग ही स्ट्रक्चर प्रदान किया, अहिंसा और सत्य तरीका। तो उन्होंने तो उसको एक अलग ही पीरियड माना गया, उसे गांधीवादी काल माना गया है। तो ये 1915 में जो है कि 9 जनवरी को इनका प्रवेश होता है 1915 में, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, शायद 9 जनवरी को मनाते हैं, इसको देख लीजिएगा। और इसमें इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना बेस बना करके आंदोलन चलाया और देश को अंततः स्वतंत्र करवाया। तो उसमें उन्होंने चंपारण और मिल आंदोलन 1917 से 18 के बीच में चलाया था, और असहयोग आंदोलन उसके बाद 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, भारत छोड़ो 1942 में चला था। तो ये एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन सब चीज़ों को हमने देखिए आपके सामने पेश किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप बना लेते हैं तो एक पूरा देखिए हमने पूरा प्राचीन काल से लेकर के ना हड़प्पा काल, वैदिक काल से लेकर के मध्यकालीन देखा, खिलजी हो गया, जो दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल सल्तनत है, फिर उसके बाद अंग्रेज कैसे कैसे क्या स्टेज है, मतलब देश की स्वतंत्रता तक हमने एक बहुत ही मोटा खाका आपके सामने उपस्थित हो जाता है। तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए हमने आपको टाइम लाइन भी इसको जगह जगह दिया है, तो टाइम भी और ये एक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही आसान कर देता है, बहुत इस इतिहास को समझने में बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हम आगे देखते हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा आसान रहेगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ें आप अगर आपसे बनाएंगे ना अपने आप से कम दोस्त 5 से 6 घंटा लगेगा। इसे बनाने में मुझे कई दिन लगा है, कई 3-4 सालों कई जानकारी हमने आपको एक छोटे से रूप में आपको प्रदान किया है। तो दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत जुलूसन का पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मैं आपको बता सकता था भारत का नाम कैसे पड़ा, बस उसी के बाद देखो इसके पहले यही चीज़ों का जिक्र है। लेकिन हम आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं हिस्ट्री में, आपको अच्छे से समझ में आए, एक मज़ा आया आपको इतिहास पढ़ने में। तो हमने देखिए आपको इतिहास के बारे में बताया कैसे पढ़ना है, कैसे उन्होंने लिखा है इतिहास को। फिर उसके बाद हमने आपको पूरा प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का एक मोटा स्ट्रक्चर आपको दे दिया विद टाइम के साथ, ताकि आपको एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपको जानकारी मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत को कैसे जाना गया, या आखिर ये प्राचीन भारत लिखा गया तो किस बेस पे लिखा इतिहासकारों ने, तो उन्होंने किस किस चीज़ों का यूज किया है। तो उन्होंने पहला देखेंगे इसमें धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों का यूज किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों का यूज किया है। धर्म ग्रंथों में बात करें तो ऋग्वेद, जो वेद लिखे गए हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण टाइप का और पुराण लिखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने पढ़ा है, उसके बाद ये इतिहास को लिखा है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे बौद्ध जैन हो गए, फिर उसके बाद राजत रंगड़ी है, फिर उसके बाद जो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे उन्होंने इंडिका लिखा। इसको हम आगे भी देखेंगे एक एक करके। विदेशी यात्रियों का विवरण उन्होंने देखते हैं भारत में कौन कौन से विदेशी आए थे, जैसे चीनी आए थे, अरबी आए थे, कई विदेशी जो है कि भारत के बारे में आए और उन्होंने किताब लिखा। उन किताबों को उन्होंने अध्ययन करके इसको एक रूप प्रदान किया कि उस समय क्या होते थे। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य को बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इन्होंने पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य थे उनके साथ उन्होंने जूझा, उसके साथ उन्होंने उसका खोज किया, उसके साथ उन्होंने जूझा और इतिहास को एक रूप प्रदान किया। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व दोस्तों जो पूरा मतलब पुराना तत्व, जो पुराने तत्व हैं, जैसे जो हमारे अतीतों ने, हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का देख सकते हैं, वहाँ पे स्नानागार जैसी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद कई अभिलेख होते हैं, अभिलेख लिखे हैं, और जो उन्होंने वस्तुओं का यूज किया है उनके साथ इतिहासकार जूझे हैं एक एक के साथ उन्होंने कि ये क्यों यूज होता था, किस लिए यूज होता रहा होगा। और इस अभिलेख में ब्राह्मी अभिलेख जैसे खरोष्टी है, अलग अलग लिपि में लिखा गया है, जो पढ़ने में आसान नहीं था, लेकिन उसके साथ उन्होंने जूझ करके उसको पढ़ा और एक हमारा इतिहास हमारे सामने रखा कि उस समय चीज़ें क्या क्या होती थी। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथों में किसका यूज उन्होंने किया है। तो धर्म ग्रंथों में दोस्तों वेद है,
और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का यूज किया, वेदांग है और पुराण है। हम देख लेते हैं वेद को, एक एक करके हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। वेद दोस्तों, वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसके जो संकलनकर्ता इनको इकट्ठा जो किए हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास ने किया है। और ये वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो इसने वसुधैव कुटुंबकम को लोगो ही दे दिया था, नारा ही दे दिया था उसका। तो ये चीज़ें कहाँ है, ये प्राचीन काल से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी हमारी फैमिली है, पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है। देखिए ये पुराना उतना वेद में लिखा गया है। वेद जो है कि 1600 BC में यानी कि आज से लेकर के 3600 साल पहले लिखा गया है। उसको उन्होंने उसका जो ये आदर्श है उसको उन्होंने नारा दिया। मतलब इतनी पुरानी चीज़ आज भी इतना पावरफुल है। वेद दोस्तों 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों को दोस्तों संहिता कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया है, बाद में लिखा गया। आगे हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज इसको समझते चलते हैं। ऋग्वेद दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। उसमें ऋचाओं और मंत्रों को क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह इसमें किया गया है। जो मंत्र हैं और जो उनका एक क्रमबद्ध आर्डर, क्रमबद्ध तरीकों से इसमें इकट्ठा किया गया है, जिसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल में डिवाइड है, 128 सूक्त हैं और 10,642 ऋचाएँ हैं, 10,642 मंत्र इसमें शामिल हैं। और ये कभी कोई पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें कितने मंडल ऋग्वेद में, तो 10 मंडल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 128 सूक्त हैं। और आर्यों के, ये हमें ऋग्वेद क्या बताता है, तो ये आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद आर्यों ने लिखा था और इसी के वंशज हमारे पूर्वज रहे हैं। तो इन्होंने उस समय की राजनीतिक प्रणाली क्या थी और उनका इतिहास क्या था, और इसमें अलग अलग ईश्वर की महिमा का उसमें बखान किया गया है। जैसे सोम, अग्नि, इंद्र, वायु जैसे देवताओं का उसमें बहुत ही बखान उसमें किया गया है। तो आगे इसके जो पाठक करता है उसे होत्री कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, इसे होत्री कहते हैं। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, होत्री कहते हैं। इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला, तो ये जो है कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। आज भी देखो सब पढ़ते हैं, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें 10वां मंडल है दोस्तों, ये बहुत सबसे बड़ा मंडल है। जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। इसमें अलग अलग सूक्त लिखे गए हैं, अलग अलग, जैसे नदी स्तुति, नदी के बारे में सूक्त लिखा गया है, तो उसमें नदियों की प्रशंसा किया गया है। पुरुष सूक्त लिखा है, पुरुष सूक्त में वैदिक जो समाजशास्त्र है उसके बारे में बताया गया है। नारदी सूक्त में दोस्तों ये ब्रह्मांड के सृजन के बारे में बताया गया है, जो बाद में ब्रह्मांड के बारे में जो ना कितने खोजे हुए हैं। तो ये सब खोजे कब, हमारे ऋषि मुनियों ने आर्यों के समय में कर दिया था। तो सूर्य सूक्त दोस्तों इसमें विवाह श्लोक के बारे में बताया गया है, जो श्लोक विवाह में पढ़ते हैं उनको सूर्य सूक्त में बताया गया है। हम आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों ये बलिदान विधि, यज्ञों का नियम और विधि विधानों का संग्रह है। इसमें जो है कि बलिदान कैसे होगा, यज्ञ के नियम क्या क्या होने चाहिए, विधि विधान कैसा होता है, उसको इसमें संग्रह किया गया है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। और इसमें गद्य और पद्य में लिखा गया एकमात्र वेद है। गद्य में दोस्तों क्या होता है कि बहुत ही आसान लैंग्वेज होता है, आपको हल करते हैं किताबों में, तो उसमें देखते होंगे कि गद्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इजी होते हैं, और पद्य दोस्तों वो थोड़ा कठिन होता है, वो कविताओं के रूप में होता है, तो थोड़ा उसमें कई अर्थ छुपे होते हैं। तो ये गद्य और पद्य में लिखा गया एकमात्र वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। आगे हम देखते हैं सामवेद के बारे में दोस्तों। सामवेद का अर्थ गान होता है। शाम का अर्थ होता है वो गान होता है, गाना जो होता है वो गान होता है। इसमें दोस्तों सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। ऋचा मतलब मंत्र होता है, तो उसमें यज्ञ के समय दोस्तों क्या क्या मंत्र पढ़े जाएंगे उसका संकलन किसमें है, तो सामवेद में है। इसके पाठककर्ता को दोस्तों उद्रात्री कहते हैं, और ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको यहाँ से स्टार्टिंग होती है, भारतीय संगीत का जनक यहाँ से स्टार्ट होता है। और एक नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, वहाँ से भी इसके जनक को माना जाता है। इन 2 किताबों को जो संगीत का जनक माना जाता है। आगे दोस्तों यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, कोई ऐतिहासिक घटना का नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि यज्ञ के बारे में बताया गया है, और उसमें दोस्तों जो यजुर्वेद में देख सकते हैं किस चीज़ का वर्णन था, बलिदान विधि नियमों यज्ञ के बारे में है, उसमें वर्णन है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है। बाकी जो ऋग्वेद है और अथर्ववेद में ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र मिलता है। आगे देखें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में दोस्तों ये औषधियों का सर्वप्रथम इसमें उल्लेख मिलता है। जो औषधियों का सबसे पहले उल्लेख दोस्तों ये औषधि जो है कि अथर्ववेद में मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों और विचारों तथा अंधविश्वासों जैसे जादू टोना चीज़ों का इसमें विवरण मिलता है।
मानव जीवन के सभी पक्षों की बात करें तो जैसे इसमें गृह निर्माण हो गया, कृषि, व्यापार, रोग, विवाह, राजा का चुनाव कैसे होगा, वनस्पति तथा औषधियों के बारे में उल्लेख किया गया, वशीकरण जो ना कहते हैं कि वो हमारी पत्नी को ना उसकी बहू जो है उसको अपने पति को वश में कर लिया, हमारे बेटों को वश में कर लिया। और इसमें प्रायश्चित जैसी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। अंधविश्वास जैसे वो ना जादू टोना, हर गांव में, आपके भी गांव में टोनाइन होती है, हमारे गांव में है, तो मतलब हर गांव में टोनाइन वोनाइन जैसी चीज़ें जो है ना होता है अंधविश्वास, वो सारी चीज़ें, ये अंधविश्वास चीज़ें कहाँ लिखा गया है तो अथर्ववेद में लिखा गया है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ों का जो आज भी अब प्रचलन है, ये इसकी जड़ें कहाँ हैं दोस्तों, ये प्राचीन काल से चली जा रही हैं। ये आज कोई नई चीज़ नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं ना ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही हैं। आगे देखो दोस्तों, ये उन्होंने जो इतिहासकारों ने ब्राह्मण और आरण्य उपनिषदों को भी पढ़ा है, तो इसके बाद उन्होंने इतिहास को रूप प्रदान किया। जैसे संहिता के बाद जो वेदों को दोस्तों, चारों वेदों को संहिता कहते हैं। संहिता के बाद जो है वो ब्राह्मण का स्थान आता है, जो ना ब्राह्मण है उसको संहिता के बाद उसका स्थान दिया जाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है यहाँ पर। उत्तर वैदिक कालीन और के जो समाज और संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ इसमें वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य के रूप में लिखा गया है। उसी का एक कैसे उसको पढ़ा जाए, जैसे गीता को कैसे पढ़ा जाए, उस पर कई सारी किताबें लिखी गई हैं। तो उसी तरह से जो वेदों को कैसे समझा जाए, तो इसके लिए अलग अलग किताबें लिखी गई हैं। तो उसमें ब्राह्मण एक है जो वैदिक संहिता को व्याख्या के लिए गद्य के रूप में लिखा गया है। प्रत्येक संहिता मतलब प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें वेद जैसे ऋग्वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, ऐतरेय लिखा गया है, कौशतकी लिखा गया है। यजुर्वेद है दोस्तों, यजुर्वेद में अलग अलग उसकी व्याख्या के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे तैत्तिरीय हो गया, शतपथ हो गया। सामवेद के लिए पंचविश हो गया। अथर्ववेद का व्याख्या के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। ऋग्वेद के बाद दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान आता है, लेकिन उस ऋग्वेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथों में से किसका स्थान आता है तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। और शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह जैसे महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे हम महाजनपद में पढ़ेंगे तो उसमें 16 महाजनपद हैं। सिर्फ 16 ही नहीं थे, वो 16 बड़े बड़े थे। उसके बाद देखेंगे हमें उसमें शल्य, कैकेय और विदेह जैसे महाजनपदों का नहीं उल्लेख होता, लेकिन जो इन वेदों में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। आगे देखें तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। वाह क्या बात है दोस्तों, को स्त्री को पुरुष को अर्धांगिनी माना जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ है, ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। तो आगे उपनिषद में यज्ञ के जुड़े दार्शनिक विचार, पूरी दार्शनिक जो उपनिषद की बात करें दोस्तों, उपनिषद में क्या क्या चीज़ें हैं। उपनिषद में दोस्तों यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार डाला गया है, शरीर के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्म की जानकारी इसमें दिया गया है। इसकी व्याख्या किया गया है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, शरीर के बारे में बताया गया है, दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों वो 108 है। और जवालों उपनिषद में दोस्तों चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख किया गया है। तो ये वो चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया है, जाबालो उपनिषद में किया गया है। तो आगे देखते हैं 11 नंबर। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ, स्मृत ग्रंथियाँ हैं, जैसे मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन स्मृति है। तो मनुस्मृति में ये शुंग काल की जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने जो है कि शुंग काल का जो इतिहास लिखा है उसमें मनुस्मृति के बेस पे लिखा गया है। और नारद स्मृति दोस्तों ये गुप्त युग के बारे में जानकारी देती है, नारद स्मृति भी देती है। और उसके बाद जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में है। तो कई सारी चीज़ों को इन्होंने जूझ करके, पढ़ करके, उसको समझ करके इतिहास को लिखा है। तो इन सब ग्रंथों को पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कभी कभी, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगला देखें वेदांग एवं सूत्र। तो वेदांग और सूत्र जो है दोस्तों, ये वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। सब वेदों को ही व्याख्या के लिए हम देखें तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह वेदों को समझने के लिए वेदांग को भी लिखा गया, सूत्र को भी लिखा गया है। जिसमें 6 वेदांग कौन कौन है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। प्रमुख सूत्रकारों जो प्रमुख वेदांग लिखे हैं, सूत्रों को लिखा है, उसमें गौतम बौधायन है, आपस्तंभ है, वशिष्ठ है, ये आदि जो हैं ये प्रमुख सूत्रकार माने जाते हैं उस समय के। तो इन सब का नाम आज भी लिया जाता है। तो ये बहुत ही पुराने ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने अलग अलग किताबों को लिखा है, जिसके बेस पे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। पुराण की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण यहाँ से मिलता है। पुराण से दोस्तों
बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिया कि प्राचीन काल में कौन कौन से शासक थे, मतलब शासक कौन थे, कौन कौन से वंश थे, तो इसी तरह से एक स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे पुराणों से ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 पुराण है। केवल मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब मत्स्य जो पुराण है वो सबसे पुराना पुराण है। केवल मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है। 18 है, लेकिन इसमें सिर्फ पाँच में ही जो है कि राजाओं के बारे में लिखा गया है। हम आगे देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जहाँ से इतिहास के बारे में लिखा गया है, उस समय के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ से दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे बौद्ध जैन और अन्य साहित्य हैं जहाँ से हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे जातक हो गया, जातक में बुद्ध के पूर्व के जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। बुद्ध के जन्म हुआ था उसके पहले की जो कहानियाँ हैं वो जातक में मिलती हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जातक किससे संबंधित है, ये बुद्ध के पूर्व के बारे में जातक में लिखा गया है। कथा वस्तु में दोस्तों हीनयान की प्रमुख ग्रंथ, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ वर्णन है। आप देखेंगे जब हम वो बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में, तो वहाँ पे बौद्ध जैन जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो महायानों ने कथा वस्तु लिखा है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने कहानियों के रूप में इसका वर्णन किया है। आगे आते हैं जैन ग्रंथों पे, तो इसमें कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र दोस्तों ये जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसका प्रारंभ कब होता है, यानी कि ये ऋषभ देव के समय, जब उसके पहले जो संस्थापक थे वहाँ से लेकर के पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी तक के बारे में जानकारी देती है। भगवती सूत्र में दोस्तों महावीर और अन्य जो उनके समकालिक जो जैन थे उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। आगम क्या है दोस्तों, ये जैन धर्म के जो ग्रंथ है उन्हें आगम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगम क्या है, तो जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र। इसके लेखक जो है वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये चाणक्य के ही अलग अलग नाम थे और इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। और ये इसका जो अर्थशास्त्र जो है इसका जो संबंध वो राजनीति से है, जिसमें हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी है, तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र दोस्तों ये राजनीति से संबंधित है और ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। आगे बात करें तो दोस्तों राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी दोस्तों इसे हिंदी इसका जो होता है वो राजाओं की नदी इसकी कहा जाता है। इसका मतलब होता है राजाओं की नदी। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कल्हड़ ने राजतरंगिणी को लिखा था। और इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों की जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे है चचनामा दोस्तों, इसके लेखक जो हैं अली अहमद हैं और ये अरबों का सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ये मध्यकाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अष्टाध्यायी का दोस्तों ये लेखक पाणिनि है। इसमें अष्टाध्यायी पूछा जाता है तो इसके लेखक जो है पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का समय और मौर्यकालीन राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा में लिखा गया व्याकरण का प्रथम पुस्तक है दोस्तों ये अष्टाध्यायी। गार्गी संहिता दोस्तों बात करें तो इसके लेखक कात्यायन है और एक ज्योतिष ग्रंथ है जो भारत पर यवन आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। जो हिंद यवन आए थे उसकी आक्रमण के बारे में जो है कि ये जानकारी देता है। महाभाष्य जिसके लेखक दोस्तों वो पतंजलि हैं और इनमें शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अलग अलग ग्रंथों से दोस्तों पढ़ करके इन्होंने इतिहास को लिखा गया है, तो इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी है जो बहुत पूछा जाता है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन ना हिस्ट्री से आए तो वहाँ से इस वीडियो से एक क्वेश्चन मिलना तय है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि वो धर्म ग्रंथ से पूछ लेगा, विदेशी यात्रियों से पूछ लेगा, पुरातत्व संबंधी से एक क्वेश्चन आना ही आना है इस वीडियो से, अगर 10 क्वेश्चन है तो। आगे बात करें तो विदेशी यात्रियों से कौन कौन से जानकारी मिलते हैं। हमारे भारत में दोस्तों अलग अलग विदेशी यात्री आए थे, तो उनसे कौन कौन सी जानकारी मिलती है। अलग अलग जो यूनानी जैसे यात्री आए थे तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, तो यूनानी रोमन लेखकों के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक टेसियस आया था, वो ईरान का राज्यवैद्य था। हेरोडोटस है जो इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है, हमने शुरू में भी देखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, ये भी पूछा जाता है हिस्टोरिका किसने लिखा है, तो हेरोडोटस ने लिखा था। और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 500 आज से लेकर के 2500 साल पहले की फारस ईरान, जो फारस को ईरान भी कहते थे, उसके संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि आज से 2500 साल पहले भारत और ईरान के बीच में कैसे संबंध थे। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ये लेखक थे। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और
इनकी जो पुस्तक है दोस्तों वो इंडिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनी इंडिका के लेखक कौन है और मेगास्थनी ने किस बुक को लिखा है, तो इंडिका को लिखा है। और इंडिका दोस्तों ये मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। आगे है डायमेकस। डायमेकस ये सीरियन नरेश का राजदूत था, ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ये मौर्य वंश से संबंधित था। डायनीसियस है दोस्तों, ये मिस्र नरेश का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी है दोस्तों, ये दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था टॉलमी ने। प्लिनी ने दोस्तों ये प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, पौधों, खनिज पदार्थ आदि का विवरण यहाँ पे मिलता है। एक अगली बुक है दोस्तों वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है किसने लिखा है। और ये जो है दोस्तों ये लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर के यात्रा पर आया था, ये 80 ईस्वी में। और उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। कुछ चीनी लेखक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा जाता है चीनी लेखक के बारे में। तो इसमें फायान आते हैं, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। तो फायान किसके दरबार में आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। और इनके समय में दोस्तों मध्य प्रदेश के समाज की एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में वहाँ पे उनके समय में मध्य प्रदेश की क्या समाज की संस्कृति थी। और ये 14 वर्षों तक भारत में रहे थे। और आगे आए तो चीनी लेखक संगीन आया था और ये 518 ईस्वी में आए थे। और ये बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ उनको एकत्रित करने के लिए आए थे, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जानकारी लेने के लिए आए थे। और आगे आते हैं ह्वेनसांग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर्षवर्धन के शासन के काल में आए थे, भारत में आए थे। और ये भारत में 15 वर्षों तक ठहरे थे और 645 ईस्वी में चीन लौट गए। और ये बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें अध्ययन के लिए और भारत से बौद्ध धर्म को ग्रंथ करने के लिए आए थे। ये पूछा जाता है दोस्त कि चीनी लेखक क्यों भारत आए थे, चीनी बौद्ध यात्री क्यों आए थे, तो वो यहाँ जो कि नालंदा में अध्ययन करने के लिए और बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करने के लिए वो भारत आए थे। वृत्तांत दोस्तों इन्होंने लिखा था ह्वेनसांग, इनका वृत्तांत जो है सियुकी के नाम से जाना जाता है। और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, हर्षकालीन समाज और धर्म की राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये जो पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष थे उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इतिसिंह दोस्तों, इतिसिंह की बात करें तो इतिसिंह दोस्तों ये 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों अरबी लेखक थे, कुछ अरबी लेखक आए भारत में। अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के समय भारत आया था, उसी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और ये अरबी में किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या उसी को भारत की खोज का नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, जिसमें धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथा, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन, विधियों, मूर्तिकला, कानून मापन, तंत्र विज्ञान, कानून के बारे में और माप तंत्र विज्ञान आदि के विषय में 80 अध्यायों में ये किताब विभाजित है। तो उस समय गजनवी के समय भारत कैसा था उसके बारे में इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के में लिखा है। आगे आते हैं दोस्तों इब्न बतूता, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रहला लिखा था, रहला नामक जो है कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? ये उनका जो रहला लिखा था इब्न बतूता ने, उसमें 14वीं शताब्दी के बारे में, भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में से काजी या न्यायाधीश की नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने दोस्तों किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जिसने इसे काजी या न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया था। और इसने रहला लिखा था, 14वीं शताब्दी में भारत में आया था। अबुल फजल, इसका जिक्र दोस्तों लूसेंट में नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अबुल फजल जो है ये अकबरनामा लिखा था और इसी का ये अकबरनामा 3 पार्ट में लिखा गया था। इसका जो तीसरा पार्ट था आईने अकबरी, पूछ लेगा कि आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। तो ये जो अकबर का दरबारी कवि था, तो अकबर के समकालीन जो कि जानकारी मिलती है यहाँ से। तो इसको आप अलग से लूसेंट में ऊपर नीचे जगह हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको लूसेंट पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और लूसेंट को पढ़ना इजी हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने चाहें तो बना सकते हैं, मैं तो कहूँगा आप नोट्स ना बनाएं, उसी में अंडरलाइन करें। जहाँ जहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट साथ में लूसेंट रखे रहिए, उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और कुछ नई चीज़ों को भी मैं एनसीईआरटी से मैंने कई चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया है, तो आप ये सब चीज़ों को भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो वहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो अबुल फजल का जो अकबरनामा है वो आईन अकबरी ने लिखा है, यह मुगल काल में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया गया है।
तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ नई चीज़ें हम बताएंगे वो आप वहाँ पे ऐड जरूर कर लें। अन्य लेखक जैसे तारानाथ दोस्तों, ये तिब्बती लेखक था और इसने कुछ बुक लिखे थे। मार्को पोलो दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी में पांड्य देश जो ना चोल पांड्य थे उसमें पांड्य देश की यात्रा किए थे। फ्रांसवा बर्नियर दोस्तों, ये मुगल दरबार में आया था और ये शाहजहाँ के समकालीन था, शाहजहाँ के दरबार में आया था। इसका भी वर्णन उसमें नहीं किया गया है क्योंकि ये इतिहास में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था दोस्तों। ये फ्रांस का रहने वाला था और ये मुगल दरबार में आया था शाहजहाँ के कार्यकाल में। हम आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व मानी कि पुरानी वस्तुएं जो छोड़ी गई हैं उससे क्या क्या जानकारी मिलते हैं। इतिहासकारों ने उसके साथ जूझा है तो उसके साथ उन्होंने कौन कौन सी उनको जानकारी मिली है। तो पुरातत्व शास्त्र के पिता जो हैं उसके फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ये दोस्तों 19वीं शताब्दी में जो भारतीय पुरातत्व संबंधित साक्ष्य थे उन्होंने उसका खनन किया गया। क्यों किया गया दोस्तों? अंग्रेजों ने क्यों किया? ये तो हमारा भारत है, हमें करना चाहिए। अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने इसको भारत के बारे में नहीं जानते थे ज़्यादा कि यहाँ पे संस्कृति कैसी है, यहाँ पे जो कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, यहाँ की समाज के बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे कि ताकि हम लंबे समय तक यहाँ पे शासन कर सकें। और किया उन्होंने दोस्तों। तो उनके लिए जानकारी का जो स्रोत था ये ग्रंथ थे। ये जो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य थे उनको इससे उनको जानकारी मिलती है। तो उन्होंने इसमें दिलचस्पी लिया और इनका खोज किया पुरातत्वों को। तो ये 19वीं शताब्दी में ये खोज किए थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में। और अलेक्जेंडर री लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट आदि जो हैं ये भारत के पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन से संबंधित हैं। और बोगाजकोई दोस्तों, बोगाजकोई एशिया माइनर भी कहा जाता है। ये 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। ये इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम का वर्णन इसमें मिलता है। तो दोस्तों आज में देखिए ना हम इंद्र का से पूजा करते हैं, हम हवा, उस समय दोस्तों हवा, अग्नि, सूर्य का पूजा किया जाता है। आज भी सूर्य का पूजा किया जाता है। तो समय के साथ देवता भी बदलते रहे हैं। तो इस समय जो है कि इस अभिलेख से जो है कि इन देवताओं का हमें जानकारी मिलती है। आगे है दोस्तों वेशनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ है दोस्तों। ये किसकी जानकारी देता है? तो ये यवन राजदूत जो हैं हिंद यवन आए थे और उसमें हेलियोडोरस द्वारा ये लिखित है। और ये भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म को विकास होने का इसमें प्रमाण मिलता है। यानी कि ये वेशनगर विदिशा ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे राजदूत हेलियोडोरस ने इसे लिखा था और ये भारत में वैष्णव धर्म का विकास के बारे में प्रमाण देता है। हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों। इसका सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख होता है। आगे दोस्तों सौगौरा अभिलेख है। सौगौरा अभिलेख दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। इसमें दुर्भिक्ष या अकाल कहें तो अकाल के बारे में जानकारी देने वाला यह अभिलेख है। भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों ये कानपुर में है और ये भारत में सर्वप्रथम होने वाले हुणु के आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। एरण अभिलेख दोस्तों ये शासक भानुगुप्त हैं इसके। और ये सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। कितनी बुरी चीज़ें थी दोस्तों पहले के ज़मानों में कि सती प्रथा जैसी परंपराएं आज तो नहीं है। बहुत उस समय इस तरह की दुख दिया जाता था महिलाओं को कि जलती चिताओं पे दोस्तों उसके जो पति मर जाते थे उनके साथ में उनको भी जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी इलॉजिकल चीज़ें बहुत ही पहले होती थी। और आगे देखते हैं तो सातवाहन दोस्तों, सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन दोस्तों ये मध्य भारत में शासन करते थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी जो आज कहें तो नासिक के आसपास कहीं पड़ता है। तो उसके बारे में अभिलेखों से जानकारी पूरा मिलता है इनके इतिहास के बारे में। मंदसौर अभिलेख दोस्तों ये रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलता है। जो व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था तो रेशम बुनकरों के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। बुर्जहोम गर्तावास या गड्ढा घर ये कश्मीर में है दोस्तों। यहाँ से कश्मीरी नौपाषाणी पूरा स्थल है। ये कश्मीरी नौपाषाणी पूरा स्थल है। इसमें दोस्तों मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। जो मालिक मर जाते थे तो उनके जो कुत्ते थे उनको भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि कुछ महंगी चीज़ों को भी दफनाया जाता था कि मरने के बाद भी जीवन रहता है। तो ऐसे चीज़ें तो लोग विश्वास करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। जो हिंद यवन शासक थे उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लिखा, अपना चित्र पे डाला था। यहाँ पे एक चित्र हम देख सकते हैं, ये यवन शासक है जिसने अपना सिक्कों पे अपना चित्र और उस पर लेख लिखवाया था। हम आगे देखते हैं दोस्तों।
कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो पूछा जाता है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, जो उड़ीसा में कलिंग था वहाँ के राजा से ये अभिलेख संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख दोस्तों ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख दोस्तों ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था? समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन ने लिखा था। एहोल अभिलेख दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जो चालुक्य शासक थे। मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख दोस्तों ये प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों ये स्कंदगुप्त गुप्त शासक थे, उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख दोस्तों ये बंगाल शासक विजयसेन का अभिलेख है। तो इनके ये जो शासक थे एक किसी वंश से संबंधित हैं, तो उनके वंश के बारे में, जैसे गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त है, तो गुप्तों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से इतिहासकारों ने इनको पढ़ा और इनके बारे में लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे भारत में अलग अलग जो मंदिर हैं उनकी एक अलग तरह से स्ट्रक्चर है, उनकी अलग ही वास्तुकला स्ट्रक्चर है। तो उसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और कई अन्य शैलियाँ हैं, तो जिसमें ये 3 शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो नागर शैली दोस्तों बात करें तो ये उत्तर भारत के मंदिरों की एक कला शैली है। आप उत्तर भारत में जैसे कश्मीर से लेकर के आप पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे इधर, तो आपको नागर शैली में मंदिरों का निर्माण मिलेगा। द्रविड़ शैली दोस्तों ये दक्षिण भारत के मंदिरों का कला शैली है। और वेसर शैली दोस्तों ये दक्षिणापथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण के मध्य में जो नासिक के आसपास का जो क्षेत्र है, नासिक महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो वेसर शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आगे देखते हैं इसको, अभी हम आगे और विस्तार से मैप में देख लेते हैं। इन मैपों में हम इन्हें देखेंगे अभी। आगे है दोस्तों पंचायतन दोस्तों ये पंचायतन ये है, ये मंदिर निर्माण शैली से संबंधित शब्द है। पंचायतन दोस्तों इसमें मुख्य मंदिर जो होता है उसके 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मुख्य मंदिर बीच में होता है, उनके किनारों पर 4 सहायक मंदिर बने होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर दोस्तों ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये जो मंदिरें हैं वो पंचायतन शैली में, यानी कि एक मंदिर बीच में है और उसके किनारों पर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो पंचायतन रूप ले लेता है। तो हम अलग अलग जो वास्तुकला हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली को देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती थी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नागर और द्रविड़ में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें दोस्तों देखेंगे चबूतरे पर, नागर का दोस्तों ये चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण होता है। आप उत्तर भारत से में देखेंगे सारे मंदिर वो चबूतरे पर इसका निर्माण होता है, जबकि दक्षिण भारत में ये जमीन समांतर जमीन पर ही बनाए जाते हैं। और इसमें देखेंगे द्रविड़ में दोस्तों ये मंदिर चारों तरफ से दीवार से घिरा होता था, और यहाँ पे देखेंगे ओपन रहता है, सारे मंदिर यहाँ पे ओपन ही रहते हैं उत्तर भारत में। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत में अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े गोपुरम, मतलब गेट जो है ना वो बहुत बड़े बड़े विशाल टाइप के बने होते हैं। जो गेट होते हैं ना उसे गोपुरम कहा जाता है गेट को, और उस पर बहुत ही मंदिर से बड़े बड़े वहाँ पे गोपुरम होते हैं। मंदिर छोटा होता है, वहाँ पे गोपुरम बड़ा होता है, जबकि उत्तर भारत में क्या है, मंदिर जो है बड़ा होता है, यहाँ पे गोपुरम जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। और बात करें दोस्तों तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे देख सकते हैं इसे शिखर कहते हैं, और ये शिखर है, ये भी यहाँ पे ये जो शिखर है दोस्तों ये वक्र के नुमा में है, इस टाइप के वक्र के नुमा में है। यहाँ पे पिरामिड के नुमा में होता है, इस टाइप का होता है, पिरामिड के नुमा में होता है, ये अंतर होता है। और यहाँ पे देखेंगे ये आमलक का यूज किया जाता है, यहाँ पे भी किया जाता है लेकिन वो छोटे रूप में होता है। और उसके ऊपर दोस्तों ये आमलक देख सकते हैं कि शिखर के ऊपर ये आमलक रखा होता है। और इसमें इसके जो नीचे दोस्तों ये गर्भगृह होता है। और हर मंदिरों में देखेंगे तो वहाँ पे भी जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर में गर्भगृह होता है, जहाँ पे मुख्य देवता जिसकी पूजा की जाती है वो इसके बीच में ही रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और उसके जस्ट मंदिर के सामने दोस्तों मंडप होता है, उसी से सटा हुआ, जहाँ पे भक्तगण इकट्ठा होता है। ये चीज़ें दोस्तों सारी जगहों पे पाई जाती है। और कुछ और चीज़ें दोस्तों देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे गेट पे प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिथुन या बोले कि गंगा जमुना का आपको उनकी मूर्तियाँ दीवारों पे मिलेंगी, जैसे ये जल गिरा रही हैं, इस टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर में मिलेंगी। ये चीज़ें यहाँ पर भी हैं और द्रविड़ में भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे मंदिर के अंदर बहुत ही बड़े में मात्रा में जगह होती है, दीवारों से घिरी होती है, और उसमें जलाशय जैसी सुविधाएं होती हैं। तो ये यहाँ पर नहीं, ये सुविधाएं होती हैं, ये पूरी तरह से ओपन होता है, और जलाशय बहुत ही कम मंदिरों में मिलता है। और इन्हीं दोनों का स्ट्रक्चर मिला जुला रूप जो होता है ये वेसर शैली में यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं चबूतरा होता है, कहीं नहीं होता है, तो कहीं बड़े स्थान होते हैं,
तो कहीं जो है कि वक्र के आकार का होता है, आंवला का यूज किया गया होता है, कहीं पिरामिड के रूप में होता है। तो इन्हीं का जो मिला जुला रूप वेसर होता है। तो नागर, द्रविड़ और वेसर को आप समझ गए होंगे, ये मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ हैं। और हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं, 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन, ये देखेंगे नागर है, नागर में देखेंगे ये पिरामिड के रूप में मंदिर है, इसके सामने मंडप है, चबूतरे पर निर्माण किया गया है। द्रविड़ में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग गोपुरा में देख सकते हैं, मेन बड़े बड़े चार तरफ के गेट होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल गेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा द्रविड़ का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बीच में मुख्य मंदिर है, यहाँ पे मुख्य मंदिर बीच में है, लेकिन उसका जो गेट है 4 तरफ है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े गेट है, यहाँ पे भी बड़ा गेट है, यहाँ पे बड़े बड़े गेट हैं, उसमें बहुत अच्छी मूर्तियाँ, बहुत डिजाइन रूप में मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा परिसर देख सकते हैं, बहुत ही बड़े परिसर में ये मंदिर बना गया होता है। इसमें जलाशय जैसी सुविधाएं, बहुत बड़े बड़े जगह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उत्तर भारत में मंदिरों को नहीं देखेंगे, वहाँ मंदिर बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्रों में बहुत बड़े ज़मीनों पे बनाए जाते थे। एक अंतर और भी होता था कि उस समय दोस्तों जब ये मंदिर बनाए गए थे तो नागर जो था उसमें सिर्फ धार्मिक कार्य होते थे, लेकिन इन मंदिरों में धार्मिक कार्य के साथ यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ से होता था। जैसे यहाँ के मंदिर होता था वो जो कि बैंकों के रूप में भी काम करता था, ऋण भी देता था, इन सारी चीज़ों का भी ये काम करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गोपुरम हैं, और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे उत्तर भारत में नहीं मिलती हैं। यहाँ पे वेसर शैली देख सकते हैं, वेसर शैली इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और हम देख लेते हैं, जो पंचायतन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पंचायतन अभी हमने देखा, तो पंचायत में क्या होता है, पंचायतन में एक मंदिर जो होता है वो बीच में होता है, उसके बाद 4 सहायक मंदिर किनारे किनारे पर होते हैं। ये देख सकते हैं मुख्य मंदिर बीच में है, और इसके बाद एक किनारे यहाँ है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो ये पंचायत रूप हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा हमने, और आपने भी पूरा देखा इसको, और इसमें हमने क्या क्या जिक्र किया तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इतिहास के बारे में, इतिहास क्या होता है, उसके जनक कौन है और क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे लिखा गया है, और उसके बाद हम देखेंगे तो प्राचीन भारत का जो इतिहास उसमें क्या क्या स्रोत का यूज किया गया है, कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों का यूज किया गया है, विदेशियों का जो यात्री थे उनके विवरण लिया गया, पुरातत्व संबंधियों चीज़ों का भी हमने यहाँ पे जिक्र किया। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों हमने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिया है, पूरे इतिहास का, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का हमने स्ट्रक्चर दिया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप अपने किताब में एक अलग रूप में उसको लिख लीजिएगा अच्छे से समझ के। तो इस तरह से बहुत ही रोमांचक तरीके से हमने इसका समापन किया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, जय हिंद।